जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम एनसीसी के चैप्टर आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बी सर्टिफिकेट में 15 नंबर और सी सर्टिफिकेट में 25 नंबर का पूछता है और ये ए सर्टिफिकेट में नहीं पूछता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चनों को आप देखें। ये भी आपको 15 नंबर दिला सकता है बी में और सी में, जिससे आप एनसीसी के ए और बी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे नए आए हैं तो अगर इस यूट्यूब को इस चैनल का आप पीडीएफ या इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज़ का पीडीएफ चाहते हैं तो हम संपर्क कीजिए। वहाँ पे नंबर दिया गया है, सो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। दिया है दोस्तों, आपदा यानी आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जानो माल की क्षति होती है, आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है दोस्तों कि संकट किसे कहते हैं, यानी संकट की परिभाषा दें। प्राकृतिक आपदा मानवकृत घटना या संकट जिससे मानव जीवन और संपदा की हानि हो सकती है, संकट कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिया दोस्तों कि आपदा के प्रकार। तो दोस्तों, आपदा दो प्रकार की होती है, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवकृत आपदा। तो प्राकृतिक आपदा दोस्तों किसे कहते हैं? जो कि प्रकृति के द्वारा की गई आपदा हो, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। मानवकृत आपदाएं जिसमें मानव के द्वारा किया गया आपदा हो, उसे मानवकृत आपदाएं कहती हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं में कौन कौन सी आपदा आती हैं। तो इसमें पहला आपदा है भूकंप, जो कि प्राकृतिक आपदा में आता है, और दूसरा चक्रवात, तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट, और चौथा भूस्खलन, तथा पांचवा सुनामी, और छठवां लहरें। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछता है कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन से हैं, लिखें। या प्राकृतिक आपदा कोई 5 प्राकृतिक आपदा के नाम लिखें। और आगे है मानवकृत आपदाएं। तो दोस्तों, इसमें मानवकृत में जो मानव के द्वारा किया जाता है आपदा, उसको मानवकृत आपदाएं कहते हैं। जैसे पहला होगा इसमें बम विस्फोट, और दूसरा है युद्ध, और तीसरा इसमें है कि अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, और चौथा है आतंकवादी हमले, और पांचवा बांध का टूटना। ये भी एक प्राकृतिक आपदा में आता, लेकिन इसको मानवकृत आपदा में माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि भूकंप किसे कहते हैं? भूगर्भ के आंतरिक हलचलों के कारण भूगर्भ की आंतरिक प्लेटों को टकराने में कंपन उत्पन्न होता है, वह कंपन भूकंप कहलाती है। इसका ये भी परिभाषा होगा कि जब पृथ्वी के अंदर चलने वाली प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो धरती पे कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि चक्रवात किसे कहते हैं। तो अंडाकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुघर क्षेत्र को चक्रवात कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चनों में दिया है दोस्तों सुनामी लहरें। सुनामी जापान भाषा के दो शब्दों सु अर्थात तट के नामों अर्थात लहर से बना है। यानी सुनामी जापानी भाषा के दो शब्दों से सु और तट के नामों से बना है, यानी इसका अर्थ होता है कि लहर से बना है। अतः तट तक पहुंचने वाली लहरों की श्रृंखला जो महाविनाशक प्रलय होती है, उसे सुनामी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि भूकंप की तीव्रता खाली स्थान से मापी जाती है। तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछता है कि किस स्केल के माध्यम से मापी जाती है, तो रिचर स्केल के माध्यम से मापी जाती है। अगला है दोस्तों कि जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर जिला का पूछेगा तो जिला अधिकारी होता है, अगर स्टेट का पूछेगा तो मुख्यमंत्री हो गया। इसके थ्रू जो मतलब जिससे रिलेटेड होते हैं, मान लीजिए जिला का पूछा है तो जिला का ही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, घबराहट से हानियाँ। दोस्तों, घबराहट से हानियाँ हमें होती हैं कि जनता में भय उत्पन्न होता है। दूसरा, मरने व घायलों की संख्या अधिक जान पड़ती है। तीसरा, समाज विरोधी तत्वों को मौका मिलता है।
चौथा, उत्पादन को हानि पहुंचता है। और पांचवा, अपने आप मदद करने की हिम्मत नहीं रहती है। ये घबराहट से हानियाँ होती हैं, ये भी पूछता है कि घबराहट से हानियाँ कौन कौन सी है, लिखें। आगे देखते हैं दोस्तों, आग बुझाना यानी आग फायर फाइटिंग कैसे बुझा सकते हैं। किसी क्षेत्र में आग कुदरता और या दुश्मन के द्वारा गिराए बम्बों से लगती है, जिसके कारण जान माल का बहुत नुकसान होता है। अतः आग बुझाने का प्रशिक्षण प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिए। कहीं कहीं क्षेत्रों में कुदरती यानी लकड़ियों के टकराने से या कोई घास जब सूख जाती है तो ऑटोमेटिक जंगलों में आग लग जाता है, उसे कुदरती के तौर पे माना जाता है। जबकि दुश्मन के द्वारा बम गिराने पे या शॉर्ट सर्किट या अन्य चीज़ों के चलते आग लग जाता है। तो यही बताया इसमें कि इससे बहुत नुकसान होता है आम आदमियों को, जिससे हर प्रत्येक व्यक्ति को आग बुझाने का तकनीक का प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे वो आग से सामना कर सके। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया है कि आग के जलने में 3 चीज़ें सहायक होती हैं, यानी 3 चीज़ें कौन कौन सी सहायक होती थी। इसमें पहला जो है ज्वलनशील पदार्थ, ये सहायक होता है। दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा जो है ईंधन का पर्याप्त ऊष्मा, यानी ईंधन में अगर पर्याप्त ऊष्मा रहेगा तो आग जलने में सहायक होगी। अगर बाई चांस आपके यहाँ आग लग गया तो अगर इसी में से ऑक्सीजन की मात्रा को बंद कर देते हैं तो आग बुझ जाएगी। और ईंधन का पर्याप्त ऊष्मा, अगर मान लीजिए ईंधन गीला है तो नहीं आग लग सकता है। अगर पदार्थ ज्वलनशील है, मान लीजिए कि अब हम पत्थर को आग लगाएं तो पत्थर नहीं आग लगेगा। पदार्थ ज्वलनशील का मतलब होता है कि लकड़ी या ऐसा चीज़ जो आग के चपेट में आ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि आग की किस्में आग कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों फायर में पहला जो है वो ठोस आग होती है, जो कि लकड़ी या कागज आदि से लगती है। और दूसरा होता है तरल आग, जो पेट्रोल या मिट्टी के तेल से लगती है। और तीसरा जो होता है गैस वाली आग, जो कि गैस लीक होने से लगती है। और चौथा जो है बिजली की आग, जो बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ आग बिजली की आग कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को दिया है दोस्तों कि आग बुझाने के तरीके, यानी आग बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला, ठंडा करके। ठंडा करने का अर्थ है कि जलती हुई वस्तु को तापमान उसके ज्वलांक से नीचे लाना, यानी जलती हुई वस्तु के तापमान उसके ज्वलांक से नीचे ला दोगे तो वो ठंडा हो जाएगी वस्तु, जिससे आग बुझ सकती है। और दूसरा है मसलने से। सीमित वस्तु में आग को मसल कर बुझाया जा सकता है। और आगे देखते हैं, अगला दिया है तीसरा जो है आग को खुराक बंद कर देने से। इसमें अधजली वस्तुओं को तुरंत हटाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। और चौथा जो है वायुरोधन से। चूँकि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, अतः आग पर रेत मिट्टी डालकर वायुरोधन करके आग को बुझाई जा सकती है। अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कि ऑक्सीजन को अगर बंद कर देंगे तो वह आग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के सहायक से ही आग लगती है। जिस पर अगर रेत मिट्टी डाल देंगे आप तो आग खत्म हो जाती है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि बचाव यानी रेस्क्यू के समय। अगला है दोस्तों कि नागरिक सुरक्षा सेना को निम्न हालत में बचाव का कार्य करना चाहिए। मतलब कौन कौन से हालात में नागरिक सुरक्षा सेना को बचाव करना चाहिए। तो पहला जो है इसमें शत्रु के बमबारी के समय, बाई चांस अब शत्रु जब आप पे अटैक कर दिया उस टाइम आपको इस चीज़ का बचाव करना चाहिए। और दूसरा जो है वो आग लगने पर। और तीसरा जो है भूकंप के समय। और चौथा जो है बाढ़ के समय। और पांचवा पहाड़ों के टूटने के समय। और छठा जो है अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक सुरक्षा सेना को बचाव करना चाहिए। बचाव करते समय निम्न बातों पर ध्यान दें, यानी बचाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए कि पहला, शांत रहना चाहिए। दूसरा, बचाव का कार्य शुरू करने से पहले पूरी रेकी कर लें, यानी बचाव का काम करने से पहले आप पूरी तरह से उसको जांच लें। और तीसरा जो है रेकी करते समय हमेशा दीवालों के साथ रहें, यानी जांचते समय आप हमेशा दीवाल के साथ रहना है। और चौथा जो है इसमें जोड़ी में काम करो, यानी 2 जोड़ी में काम करना चाहिए, जिससे आपको अगर मान लीजिए एक जोड़ी आपका डैमेज हो गया तो आप दूसरी जोड़ी है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और इसमें पांचवा जो है कि लोहे की टोपी पहने, जिससे मान लीजिए अगर कि ऊपर से कोई सी चीज़ गिरा तो आपका कपार आपका जो सर होगा वो फूट नहीं सकता है, बचा रहेगा।
फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि छठा जो है बिजली की तार आदि न छुएं, यानी बिजली के तार को न छुएं, हो सकता है उसमें लाइन हो। और सातवां जो है कि मलबे से दूर रहें, यानी जो मकान मान लीजिए गिरने वाला है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कब गिर सकता है भूकंप के दौरान नहीं पता होता है, तो इससे दूर रहना ही अच्छा रहता है। फिर आगे देखते हैं आठवां दिया है कि ऊपर से नीचे रेकी करें, यानी ऊपर से नीचे तक देखना चाहिए, कि उसका जांच करना चाहिए कि कौन सा चीज़ गड़बड़ है, कौन सा चीज़ सही। आगे देखते हैं दोस्तों कि बचाव के वक्त न किए जाने वाले कार्य। तो दोस्तों बचाव के वक्त घबराहट नहीं आना चाहिए। दूसरा, दिया सलाई न जलाएं। तीसरा, लकड़ी न खींचे। और चौथा, सिगरेट न पिएं। और पांचवा, तेजी न करें। ये बचाव के समय करने वाले कार्य हैं, जिसको आप पढ़ लीजिएगा कि घबराहट में न रहें, और लकड़ी न खींचे, दिया सलाई न जलाएं, सिगरेट न पिएं और तेजी न करें। ये बचाव के समय किए जाने वाले कार्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि कार्य के अनुसार अग्निशामक पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों कार्य के अनुसार अग्निशामक पार्टी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है फायर पिकेट पार्टी, और दूसरा जो है वो फायर फाइटिंग पार्टी, और तीसरा जो है साल्वेज पार्टी, और चौथा रिजर्व फायरिंग पार्टी। तो दोस्तों इसमें ये साल्वेज पार्टी 3 ही पार्टी दिया है बुक में, लेकिन एक और होता है रिजर्व फायरिंग पार्टी, जो कि सारे पार्टी को मदद करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि मुख्य ट्रैफिक सिग्नल। तो पहला इसमें ट्रैफिक सिग्नल में होगा कि सड़क पार जेब्रा क्रॉसिंग से करें, नहीं सड़क पार जब भी आप करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग से करेंगे। और दूसरा जो है दाहिना पहिए वाहन पर 2 आदमी ही बैठे, हेलमेट लगा कर, नहीं 2 पहिए दोस्तों, कि 2 पहिए वाहन पर आदमी दो, मतलब 2 ही आदमी हेलमेट लगाकर बैठे। 2 पहिए वाहन पर मात्र 2 आदमी बैठे, जिससे वो सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरा जो है किसी वाहन को ओवरटेक के समय दाएं तरफ से करें, यानी आपको कभी ओवरटेक करते समय दाएं तरफ से करना चाहिए, न कि बाएं तरफ से करना चाहिए। और चौथा है कि यू टर्न के समय दाएं और संकेत अपने हाथ से दें। और पांचवा इसमें है कि स्कूल, अस्पताल, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी धीमी चलाएं। छठा इसमें कि ड्राइविंग करने की उम्र सीमा लगभग 18 वर्ष होना चाहिए। इसमें कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन लोगों को बाइक चलाने का बहुत शौक होता है, तो ये शौक न रखें और एक 18 वर्ष की आयु को पार करें, उसके बाद ही आप गाड़ी का इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं दोस्तों, सातवां है कि शराब, नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी न चलाएं। कभी भी इस चीज़ का सेवन न करना दे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, और एक्सीडेंट हो सकता है। आठवां है कि गाड़ी चलाते समय बातचीत, गुटखा, सिगरेट आदि ध्यान भटकाने योग्य चीज़ों से दूर रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दोस्तों कि आग लगी इमारतों से घायलों को निकालने का कौन सा तरीका है। तो दोस्तों इसमें 2 तरीका होता है, एक चेयर नॉट और 2 पॉइंट कंट्रोल स्ट्रेचर का तरीका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि आग लगी इमारतों में बचाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें पहला होगा कि चेयर नॉट व 2 पॉइंट कंट्रोल स्ट्रेचर का तरीका। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया दोस्तों कि आग बुझाने के उपकरण। तो दोस्तों आग बुझाने के उपकरण में पहला जो होगा वो सोडा अम्ल का उपकरण होगा। दूसरा जो है फोम टाइप का उपकरण होगा। तीसरा जो है स्ट्रीट पंप। और चौथा फायर वीटर। पांचवा कनस्तर बाल्टी। और छठा पानी। सातवां रेत। आठवां कुल्हाड़ी, बेलचा आदि। यानी इन चीज़ों से हम आग को काबू में ला सकते हैं या बुझा सकते हैं। इसको इसमें से कोई 5 पूछेगा आपको, ये 5 आप जवाब दे दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि आगे क्वेश्चन में दिया है कि बाढ़ आने की सूचना से बचाव के लिए आप क्या करोगे। यानी आपको पता चल गया कि बाढ़ आने वाला है, तो आप उस समय क्या कर सकते हो। तो उसमें पहला जो चीज़ है उसमें हम जनता को चेतावनी देंगे। दूसरा जो चीज़ है, जनता को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरण करेंगे, यानी जो ऊंचे जगह होते हैं वहाँ पे ले जाके जनता को हम ले जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी ना पहुँच सके। और तीसरा जो है इसमें
प्रशिक्षण देना, यानी जनता को प्रशिक्षित करेंगे कि इससे घबराना नहीं चाहिए जो कुछ भी हो। और चौथा जो इसमें आश्रय स्थान बनाना, यानी उन लोगों को रहने की खाने की सुविधा और कई चीज़ देना चाहिए। और आगे देखते हैं, बाढ़ से जनता को बचाव हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी नाव के बेड़ों के अलावा आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं बचाने के लिए। तो दोस्तों इसमें देखिए, हम लोग बांस के बेड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, टीन के बेड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, चारपाई के बेड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और लट्ठों का बेड़ा और आदि कई चीज़ों के प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बार्डन सेवा का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बार्डन सेवा में पहला जो है मुख्यालय सेवा, यह सेवा नागरिक सुरक्षा को नियंत्रण करती है। दूसरा, वार्डन सेवा किसी भी प्रकार की आपदा को नियंत्रण तथा बचाव करने की पूरी सेवा वार्डन सेवा करती है। तीसरा, अग्निशामक सेवा आग का पता लगाना तथा बुझाना। और चौथा है हताहत सेवा, हताहत उपचार हेतु प्रबंधन। और आगे देखते हैं दोस्तों कि संचार सेवा पांचवा, संपर्क की सुविधाओं का प्रबंधन। और छठा, बचाव सेवा, मलबे से दबे हताहतों को निकालना। सातवां है प्रशिक्षण सेवा, स्टाफ एवं जनता को प्रशिक्षित करना। और आठवां है कल्याण सेवा, आवास, खाद्य सामग्री आदि की प्रबलता उपलब्ध कराना। और नौवां है यातायात सेवा, यानी परिवहन सेवा सुचारू रूप से चलाना। और इसमें 10वां जो है पूर्ति सेवा, यानी आवश्यक सामान को घायलों के पास पहुंचाना। घायल व्यक्ति को बचाने हेतु कौन कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों घायल व्यक्ति को बचाने हेतु रेस्क्यू कराउल, यानी भीड़ से बचाएं, और बॉलिंग ड्रैग, उसके बाद 2 हैंड 4 हैंडेड सीट, ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसको आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया है क्वेश्चन में कि हवाई हमले से बचाने के लिए कितनी खाई खोदी जाती है। तो दोस्तों खाई में 8 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाई खोदी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि 8 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाई खोदी जाती है हवाई हमले से बचाव हेतु। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि आग बुझाने के उपाय लिखें। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर लिखा था आग बुझाने के उपाय, ठंडा करके, मसल करके, और मसल करके आग का खुराक बंद करके, और चौथा जो है वायुरोधन से। दोस्तों अब लास्ट है कि जब बहुत से मनुष्य एक जगह पर खड़े होते हैं तो भीड़ कहलाती है, जबकि अनियंत्रित भीड़ को मोब कहते हैं। ये पूछ सकता है कि भीड़ और मोब में क्या अंतर है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं उस समय कि जब बहुत से मनुष्य एक जगह पर खड़े होते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं, जबकि एक जगह पर अगर अनियंत्रित भीड़ हो जाती है तो उसे आप मोब कह सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए।